दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जल्दी में बिना चश्मा लगाए दरवाजा खोलने चली गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। सुधा की कमजोर आंखें उसको बहुत पहचानने की कोशिश की और उसे अपनी बचपन की सहेली आरती दिखाई दी। देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य और खुशी हुई। लगभग 20 साल बाद आरती उसके घर आई थी। दोनों सखी मिलकर गले लगकर कुछ देर तक रोती रही, साथ ही बहुत खुश भी हुई। सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद दोबारा आरती से मुलाकात होगी। दोनों बचपन की सखी बैठकर अपनी पुरानी बातें करती रही। 20 साल पहले आरती भी इसी शहर में रहती थी, पर उसके पति का ट्रांसफर होने से सुधा को बिना बताए एक आनन फानन में उसे जाना पड़ा और दोनों अंतिम समय मिल भी नहीं पाई। ना ही फ़ोन नंबर और घर का पता एक दूसरे को ले दे पाई। फ़ोन नंबर और पता ना होने से दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया और तब सुधा ने सोच लिया था कि अब कभी आरती से मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज अचानक इतने सालों बाद आरती को देख सुधा खुशी से पागल हो रही थी। उसके बाद से दोनों अब अक्सर ही मिलने लगी और साथ घूमने फिरने लगी। एक दिन अचानक आरती सुधा के घर शाम के समय पहुंची। उसने देखा सुधा बहुत ही परेशान और बुझी बुझी है। उसने उसका कारण जानना चाहा, पर सुधा बताने में आनाकानी करने लगी। थोड़ी देर बाद आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझसे भी तुम अपनी बातें सुख दुख नहीं बताओगी तो क्या फ़ायदा हमारी दोस्ती का। सुधा आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली कि आरती, जब से तेरे जीजा जी का देहांत हुआ है तब से मेरे बेटे बहू का व्यवहार बहुत ही बदल गया है। दोनों बेटा बहू अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं कि कोई मेरे पर ध्यान ही नहीं देता। कोई मुझसे बात भी नहीं करता और यदि मैं करूं तो चुप रहने को बोलते हैं। बस मेरा काम है खाना खाना और मुंह बंद करके रहना। जरा भी किसी बात पर अपनी राय दो तो दोनों कुछ ना कुछ सुना देते हैं। एक ही बेटा होने से मुझे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं। मन मार के यही रहना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। रोते हुए सुधा बोली और साथ ही ये भी कहा, ये अच्छा है कि तेरे तो दो बेटे हैं, तो आराम से दोनों में से किसी के साथ भी रह सकती है। एक ध्यान नहीं रखेगा तो दूसरा तो है ना। सुधा की दुख भरी बातें सुनकर आरती ने उसको समझाते हुए बोला, बेटा एक हो या दो, सेवा करने वाले होते हैं तो एक भी करता है और नहीं करने वाले होते हैं तो दोनों ही नहीं करते। बच्चे माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सुधा, सही मानो तो मुझे लगता है अपने को ही स्वस्थ और सबल रखना चाहिए। सुधा, दुनिया को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज के ज़माने में कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता। अपने को व्यस्त रखो, कहीं व्यस्त रखो, सुखी जीवन का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहते कहते आरती की आंखें भी नम हो गई। थोड़ी देर बाद फिर आरती ने कहा, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, हम एक ही मकान में इतने अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सब साथ मिलते ज़रूर हैं पर सबका खाना पीना अलग है, जिससे ना उनके घर में कोई दिक्कत है और ना मेरे घर में कोई परेशानी। सब अपनी अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं अपनी मनमर्जी से। हम सब आज़ाद रहते हैं और खुश भी हैं। ज़रूरत पड़ने पर साथ भी हैं, वैसे अलग अलग। हमारे मेहमान हमारे घर के बारे में कुछ जान नहीं सकते। हमारा ड्राइंग रूम भी कॉमन है जिसमें हम सब लोग साथ बैठ लेते हैं जब कोई आता जाता है, जिसके आने वालों को कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आई थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, आरती ने समझाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सुधा मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। हमें अपने आप को कहीं व्यस्त रखना चाहिए। दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना होगा। इसलिए अपने को सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए तथा अपने को कहीं न कहीं व्यस्त रखना चाहिए। मैं कल ही जाकर पास की झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बिताऊंगी। और मैंने ये सोच लिया है। गंभीरता के साथ सुधा लंबी सांस भरते हुए बोली। आरती ने बोला, ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ ही चला करूँगी। हम दोनों सखियाँ बुढ़ापे में कुछ नेक काम करेंगे और अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाएंगे तथा अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाकर अपने दम पर दूसरों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कहकर दोनों दोस्त दृढ़ विश्वास के साथ एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुराने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।